Yes, student, our topic is blood clotting, hemostasis. क्या होता है ब्लड क्लोटिंग? जिसमें जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप की जाती है। तो हमको समझना है कि जब इंजरी प्लेस पर जब ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग को किस तरह से स्टॉप किया जाता है, तो ये पूरी मैकेनिज्म हमको समझना है। तो ये है ब्लड क्लोटिंग के स्टेप, जो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है वैसो कंस्ट्रक्शन, देन प्लेटलेट का प्लग बनेगा, देन कोएगुलेशन, कॉस्केट। कोएगुलेशन कॉस्केट में आप देखोगे कई तरह के जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है उनकी मदद से उस प्लेस पर कोएगुलेशन होगा। फिर क्लोट्स जो बना, जो ब्लड क्लोटिंग का जो क्लोट बना उसका रिट्रैक्शन होगा, फिर फाइब्रिनोलाइसिस। तो ये स्टेप वन बाय वन हम समझते हैं और समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होती है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें वैसो कंस्ट्रक्शन। वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या बोला? वैसो कंस्ट्रक्शन लाइक जिस प्लेस पर इंजरी हुई है उस प्लेस की जो वेसल्स है उनका जो डायमीटर कम होगा। डायमीटर कम होने से जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है जब भी जिस प्लेस पर भी चोट लगी है। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स है, ब्लड वेसल्स नैरो होगी, रिड्यूस होगा, जिससे ब्लड का फ्लो। और ये मीडिएटेड बाय कौन सा वाला? ये आप देखो जो ब्लड वेसल्स वाली जो सेल्स होती है उनको आप बोलते हो एंडोथीलियल सेल्स। और एंडोथीलियल सेल्स का ये इनका डायमीटर कम होने के लिए आपको क्या चाहिए? एंडोथेलिन। और एंडोथेलिन के एक्शन से वेसल्स का कंस्ट्रक्शन होगा। ये होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। फिर आप देखोगे क्लोटिंग फैक्टर का रोल। नाउ यस, फर्स्ट स्टेप आपने देखा वैसो कंस्ट्रक्शन। जिस प्लेस पर चोट हुई थी वहां की वेसल्स का डायमीटर कम होने के बाद कहा किसका अटेंशन किया जाएगा? प्लेटलेट्स का। देखिए इस पिक्चर में प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन। जिस प्लेस पर चोट लगी है जैसे फ्लो करती हुई प्लेटलेट्स को वहां पर एग्रीगेशन करना होगा। तो प्लेटलेट स्टिक होगी। किससे स्टिक होगी? जहां वहां जहां चोट लगी है वहां का ईसीएम एक्सपोज होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कोलेजन। कोलेजन किसको स्टिक करेंगी? प्लेटलेट्स को। देखना एक ये वाला फैक्टर वोन विलब्रेंड फैक्टर, ये क्या क्या काम कर रहा है? ये कोलेजन। इस पिक्चर को अगर हम जूम करके देखें, लाइक आपको ब्लड क्लोटिंग आप समझ रहे हो जिसमें इंपॉर्टेंट रोल चलता है प्लेटलेट्स का। आपको उस प्लेस पर प्लेटलेट्स का प्लग बनाना है। तो प्लेटलेट्स का प्लग बनाने के लिए पहले आप चाहते हो कि यहाँ पर जिस प्लेस पर इंजरी हुआ वह प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो। तो प्लेटलेट्स यहाँ पे मूव ना करे, आगे ना जाए, यहाँ पर रुके। तो स्टिक हो। स्टिक किससे हो रही है? प्लेटलेट स्टिक देखना किससे हो रही है? कोलेजन से। और बीच में आपने एक प्रोटीन यूज करी है और इस प्रोटीन को आप बोल रहे हो वॉन विल ब्लड फैक्टर, राइट? तो मैंने क्या बोला? इंजरी वाली प्लेस पर एक्सपोज हुआ कोलेजन। वोन विली ब्रेंड फैक्टर किसकी जैसे काम कर रहा है? ब्रिज की जैसे काम कर रहा है। नाउ अब उस प्लेस पर आपके प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया है और आपको पूरा स्टेप समझना है कि ब्लड क्लोट किस तरह से हुआ होगा। प्लेटलेट के एग्रीगेशन के बाद प्लेटलेट का आपको क्या एक्टिवेशन करवाना है, राइट? प्लेटलेट रिलीज करेंगे एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, रिलीज करेंगी थ्रोम्बोक्सिन ए2 को और एक्टिवेट करेंगी मोर प्लेटलेट्स को। आप चाहते हो कि वहां पे जो भी प्लेटलेट्स है वो सब एक्टिवेट हो। एक्टिवेट करवाने के लिए जो पहले से जो प्लेटलेट आई उन्होंने क्या क्या रिलीज करा? एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन। इससे मोर प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हुआ, राइट? थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सोन और प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट चाहती है ब्लड क्लोटिंग, राइट? थ्रोम्बोक्सोन इज रिलीज बाय प्लेटलेट। उससे क्या हेल्प मिली? जो दूसरी वाली प्लेटलेट्स है उनका एक्टिवेशन हुआ। लेकिन कभी क्या होता है कि हमें इंटरनल ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। जैसे चोट लगी तब तो ब्लड क्लोटिंग होनी जरूरी है, लेकिन कई बार हम ब्लड में जब ब्लड वेसल्स में ब्लड में इंटरनल क्लोटिंग हो जाती है। इंटरनल क्लोटिंग, क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थ्रोम्बोक्सिन। आपको इंटरनल क्लोटिंग कई तरह की जो हार्मफुल सिचुएशन कोज कर सकती है। तो एस्पिरिन हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं किसके लिए? थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट करने के लिए। तो मेरी बात समझ गए? थ्रोम्बोक्सोन का रोल मैं क्या बता रही हूँ? थ्रोम्बोक्सोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बोक्सोन किसको एक्टिवेटेड करेगी? मोर प्लेटलेट्स को, जिससे ब्लड की क्लोटिंग हो सकती है। लेकिन ब्लड की क्लोटिंग हमको इंजरी प्लेस पर चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं इंटरनल ब्लड क्लोटिंग भी होती है जिसमें किसका रोल चलेगा? थ्रोम्बोक्सोन का। और आप उस केस में थ्रोम्बोक्सोन को इनहिबिट करोगे किसके थ्रू? एस्पिरिन। नेक्स्ट, यस, प्लेटलेट स्टिक हो गई और एक टेम्परेरी क्या बनाया? एक
प्लग, जिसको आपने बोला प्लेटलेट प्लग, और आपका कुछ सेकंड्स के लिए ब्लड जो क्लोट है वो हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, इसको आपने बोला प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अभी आपने रोल नहीं देखा क्लोटिंग फैक्टर का, अभी केवल मैंने कौन कौन से स्टेप्स बताए आपको, 2 स्टेप्स बताए, वैसोकंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट्स का प्लग बनना। इन दोनों प्रोसेस से प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्रोसेस हुआ है। अब आपको समझना है, इसको थोड़ा परमानेंट आपको बनाना होगा, ब्लड क्लोट जो इंजरी प्लेस पर ब्लड की अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अब आप रोल देखोगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का। यस स्टूडेंट, वैसोकंस्ट्रक्शन, then platelet activation. Platelet activation, ADP or thromboxone. Clear? Thromboxone is inhibited by aspirin. Yes. प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बाद में स्टार्ट हुआ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में एक कोएगुलेशन कास्केड चलेगा, जिससे उस प्लेस पर पूरा एक क्लोट बनेगा। तो कई एंजाइम का रिएक्शन देखोगे। और देखना स्टूडेंट्स, एक और बात समझिए, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बाद में स्टार्ट हुआ सेकेंडरी, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, उसको कन्वर्ट करा जाएगा फिब्रिन में। अब आपको यह समझना है कि फाइब्रिनोजन किस तरह से फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही फाइब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ, हो जाएगी ब्लड की क्लोटिंग, राइट। तो अब आपका ये टॉपिक चल रहा है कि किस तरह से, जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का रिजल्ट बताइए, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल है वो इनसॉल्युबल फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप समझा रही हूँ। यस स्टूडेंट, ये देखिए स्क्रीन पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की लिस्ट है, और ये सब कोएगुलेशन फैक्टर है जो ब्लड को क्लोट करने में मदद करते हैं। इनके नेम जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फर्स्ट, इसको क्या बोला मैंने, फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, फिब्रिन में। ये सॉल्युबल है, जब तक इस फॉर्म में है नो ब्लड क्लोटिंग, और जैसे ही इस वाले फॉर्म में हो गई ब्लड क्लोटिंग, और आप ब्लड क्लोटिंग का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, इसका इसमें कन्वर्जन। जैसे इसका इसमें कन्वर्जन होगा, देखो तुम एक मैश लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो एक क्लोट बनाएगा। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट होगा तब ब्लड की क्लोटिंग होगी। तो आप जब ब्लड क्लोटिंग कैस्केड देखोगे तो किसको किस में कन्वर्ट करोगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फिर ये थ्रोम्बिन आपका, ये जब थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन तुम नोटिस करोगे ये इसको इसमें कन्वर्ट करवाएगा, राइट। दो फैक्टर डन। फर्स्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इज फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का मेन रोल चलेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करवाने का काम किसका होगा, थ्रोम्बिन का। थ्रोम्बिन, अब तुमको समझना है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करवाएगा, ये मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। जैसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा। दो फैक्टर। नाउ टिश्यू फैक्टर थर्ड, क्लोटिंग फैक्टर थर्ड का नाम टिश्यू फैक्टर थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब ब्लड क्लोटिंग आप पढ़ोगे तो आपको दो पाथवे मिलेंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपको ब्लड क्लोटिंग फैक्टर थर्ड, टिश्यू फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा। थर्ड का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए, केवल किसमें इन्वॉल्व होगा, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में, राइट। कैल्शियम आपको चाहे कोई सा भी पाथवे हो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, दोनों पाथवे में आपको चाहिए कैल्शियम, और कैल्शियम को आप बोल रहे हो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ। कितने लर्न हो गए, फोर्थ, 5 तक लर्न करते हैं। फिर 5 लेबाइल फैक्टर, इसको आप बोलते हो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। और ये भी आपको दोनों एक्सट्रिंसिक, देखो बच्चों, एक्सट्रिंसिक पाथवे हो ब्लड क्लोटिंग का या इंट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों प्रोसेस में आपको फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब आपको दोनों में फैक्टर 5 चाहिए। सब अब ये समझ में आ जाएगा। नाउ 7, 5, 6, 7, 7 वाला केवल किसमें एक्टिवेटेड हो रहा है, एक्सट्रिंसिक में। क्या तुम मुझे बता सकते हो एक्सट्रिंसिक में केवल कौन कौन से, अभी इनमें से आपने केवल जो एक्सट्रिंसिक में यूज होंगे दैट इज थर्ड और 7, राइट। नाउ 8 को आपको लर्न करने होंगे, इनके सबके नेम। 8 को जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आपको 8 ऐसे नहीं मिलते, नेम से आपको जाना पड़ेगा। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 किसमें रोल चलेगा इसका, इंट्रिंसिक पाथवे में। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज होगी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, किस कारण नहीं होती ब्लड की, क्योंकि ये वाला फैक्टर उसमें डेफिशिएंट होता है। क्लियर। फैक्टर 8 का नाम क्या बोला मैंने, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। कौन से वाले पाथवे में यूज आने वाला है, इंट्रिंसिक। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इंट्रिंसिक पाथवे क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या। नाउ फैक्टर 9 इज
क्रिसमस फैक्टर, ये भी आपका यूज आएगा इंट्रिंसिक पाथवे। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज होगी हीमोफीलिया बी। सब लर्न होगा। नाउ फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ये इंट्रिंसिक में भी यूज होगा, एक्सट्रिंसिक में भी यूज होगा। 10 नाउ 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंटीसीडेंट, ये यूज होगा इंट्रिंसिक पाथ में। 12 बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन में मैंने देखा था, इसका नाम हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर ये आपको चाहिए इंट्रिंसिक पाथवे को शुरू करने के लिए। कौन सा वाला बोला? 12। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया? 13, ये स्टेबलाइज करता है फिब्रिन फ्लूइड को। चलो फिर से टोटल हम देख रहे हैं 13, राइट। फर्स्ट फिब्रिनोजन फिब्रिन में, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में। सब चाहते हैं ब्लड क्लोटिंग, कुछ केवल काम में आएगा एक्सट्रिंसिक में, कुछ केवल इंट्रिंसिक में, और कुछ ऐसे है दोनों में। क्या तुम मुझे बता सकते हो केवल एक्सट्रिंसिक में कौन से यूज आएंगे? 3rd और 7। रुको, 3rd और 7 केवल किस में काम में आएंगे? एक्सट्रिंसिक। जो केवल इंट्रिंसिक में काम में आ रहे हैं वो बताओ मुझे। 12 12 ये वाला 12, 11 सीधा चलो 12 7, 12 11 8 और 9। फिर से ओनली एक्सट्रिंसिक वाले 3 और 7, इंट्रिंसिक वाले 12 12 एक्टिवेटेड करेगा 11 को, 11 8 और 9। ये आपको लर्न करना है। जो दोनों में काम में आएंगे, दोनों में काम में आएंगे बोथ। एक तो 4 4 5 10, और ये तो सब आएंगे 5 1, ये 1 2 तो आएंगे क्योंकि सब में ये तो होगा 1 2। कौन सा बचा? ये भी दोनों में, 5 वाला भी दोनों में काम में आएगा। तो तुम मेरी बात समझ गए? चलो फिर से नेम लर्न करते हैं। फर्स्ट फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर। फिफ्थ क्या काम करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटेड करेगा। 6 नहीं है, 7 स्टेबल फैक्टर। देखना 12 ही है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा गायब किया? कौन सा नंबर? 6 नंबर, राइट। 6 नंबर वाला, क्योंकि अपन काउंटिंग करके 13, तो हमारे दिमाग में कई वहां एग्जाम में आए 13 थे टोटल, लेकिन फ्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 12। कौन सा वाला नंबर एब्सेंट करना है? 6। इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत कौन सी कहां से होगी? 12 से। 12 11 को करेगा, फिर बाद में कौन से कॉमन है जो दोनों पाथवे में यूज आने वाले? 4 5 10, और 1 और 2 भी दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं। यस, देखो पहले ये इंट्रिंसिक पाथवे कब चलता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब चलता है ये समझते हैं हम। इंट्रिंसिक पाथवे जब हमको इंटरनल इंजरी है, इंटरनल इंजरी है, इंटरनल इंजरी होती है। जब इंटरनल इंजरी है तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन सा वाला पाथवे करेगा? इंट्रिंसिक पाथवे। यस। एक्सट्रिंसिक, जैसे हमको चोट लगी, टिश्यूज, टिश्यू इंजर हुए, जब बाहर से चोट लगेगी तो टिश्यू इंजर होगा। भाई इंट्रिंसिक में तो टिश्यू नहीं इंजर्ड हुआ ना, और एक्सट्रिंसिक में टिश्यू इंजर्ड होगा। टिश्यू इंजर्ड होने से टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, और टिश्यू फैक्टर को आप कौन सा वाला फैक्टर बोल रहे थे? 3rd। और 3rd कौन सी वाला पाथवे चलाता है? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक पाथवे, राइट। फिर से इंट्रिंसिक इंजरी होने पर इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक इंजरी होने पर टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, बोलिए टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ। टिश्यू फैक्टर को आप कौन सा बोल रहे थे? 3rd। 3rd प्लस 7 किसमें? एक्सटेंस। 3rd किसको एक्टिवेट करेगा? 7 को। तो आप ये सब समझ लो, राइट। ओके। इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर्ड बाय इंटरनल डैमेज। फैक्टर कौन से होते हैं अभी इंटरनल के? आपने कौन कौन से फैक्टर? 12 से स्टार्ट करो। 12 11 9 8 10, तो 10 तो दोनों को, 10 तो एक कॉमन नेम होता है, कॉमन डिजिट होती है, तो 10 तो दोनों को मिलेगा। 12 11 9 8 इंटरनल में स्लो पाथवे है ये। एक्सटेंसिक से इसकी स्पीड स्लो है। यहां तक मुझे क्लियर। एक्सट्रिंसिक पाथवे कब होगा ट्रिगर? जब एक्सटर्नल इंजरी होगी। फैक्टर 3 7 एक्सटर्नल के, और 3 को आप क्या बोल रहे थे? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर कब रिलीज होगा? जब बाहर से आपको एक्सटर्नल इंजरी हुई है, राइट। और ये पास पाथवे, जब भी तुम टिश्यू फैक्टर, ये फैक्टर 3rd को पढ़ रहे हो, एक्सट्रिंसिक 3rd और 7। ओके स्टूडेंट्स, यस। कॉमन पाथवे जो दोनों में यूज होंगे,
दोनों पाथवे इंट्रिंसिक वाले पाथवे और एक्सट्रिंसिक वाले पाथवे बाद में किसको एक्टिवेटेड करेंगे? 10 को, राइट। 10 को एक्टिवेटेड, 10 किसको एक्टिवेट करेगा फिर? प्रोथ्रोम्बिन को। और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में जैसे कन्वर्ट हुआ तो मैंने आपको क्या बोला? फाइब्रिनोजन एक्टिवेटेड होगा, और फाइब्रिनोजन किसको में कन्वर्ट होगा? फिब्रिन में। और फिब्रिन बनते ही क्लोट हो गया, वहां पे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? 30। आया हुआ कुछ पकड़ में? अभी सब आ जाएगा, देखना। ये वाला पिक्चर देखते हैं हम। यहां एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को एक्सप्लेन किया है। पहले मैं एक्सट्रिंसिक देखती हूँ, एक्सट्रिंसिक, और ये है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यूलर लेसन, बाहर की चोट लगी, कौन सा फैक्टर रिलीज हुआ जब टिश्यू डैमेज हुआ? टिश्यू फैक्टर। और टिश्यू फैक्टर को आप क्या बोलते हो? थर्ड। प्लस कैल्शियम का रोल आपको चलना ही है, और कैल्शियम को आप कौन सा फैक्टर बोलते हो? ब्लड क्लोटिंग 4। डन होगा ये, इन लोगों को तुमको तो हो ही गया होगा जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हो। थर्ड में 7 को, एक्सट्रिंसिक में 7 का रोल चलता है। 3 और 7, 7 + 3 10, 10 को करेंगे, ये देखना दोनों, फिर बाद में किसको करेंगे? 10 को एक्टिवेट, राइट। किसके थ्रू? पहले किसको एक्टिवेट किया? 5। पहले ये देखो 7 है ना, इनएक्टिव है, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? एक्टिव में। किसका रोल चल रहा है? कैल्शियम का। अब 3 ने 7 को, और दोनों किसको एक्टिवेट करें? 10। 10 को कॉमन पॉइंट पे रखा गया है, इसमें इंट्रिंसिक में भी आप रोल देखोगे। 10 जैसे ही एक्टिवेट होगा, 10 एक्टिवेटेड होकर सेकंड क्या था? प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिवेट कर देगा? किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में, जो अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इसको पहले इधर चलो, इंट्रिंसिक में। इंटरनल इंजरी लगने होने पर प्री कैलिक्रिन एंड कन्वर्ट होगा कैलिक्रिन में। ये क्या होते हैं? ये सब ब्लड प्रोटीन से रिलेटेड है जो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, राइट। कैलिक्रिन, प्री कैलिक्रिन कैलिक्रिन में कन्वर्ट हुआ। कैलिक्रिन अभी मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत 12 से हो रही है, तो 12 को एक्टिवेटेड करेंगे। जब 12 का एक्टिवेशन होगा तो 12 इनको और एक्टिवेटेड करेगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप। इन्होंने 12 को एक्टिवेटेड किया, और 12 अब इनको प्री कैलिकलिन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कैलिकलिन, राइट। 12 एक्टिवेटेड हो गया। 12 का एक्टिवेटेड होने के बाद में 12 उल्टा चलते हैं, 11 को एक्टिवेटेड करेगा। उल्टा चलो, 10 तो कॉमन पॉइंट है, अब कौन मिला? 9 एक्टिवेटेड हो गया। किसका रोल चल रहा है यहाँ पर भी? कैल्शियम का। 9 किसको एक्टिवेटेड करेगा? 8 को, राइट। 8 आपको किसमें दिखना है? केवल इंट्रिंसिक में, राइट। अब इन सब के बाद में इसने भी, इस वाले पाथवे के रिजल्ट में भी क्या रिजल्ट मिला? कौन सा वाला एक्टिवेटेड हुआ? 10। तुम मेरे को बता सकते हो क्लोटिंग फैक्टर 10 का नाम क्या था? स्टुअर्ट पावर फैक्टर, याद रखना पड़ेगा। 8 का नाम बताओ? एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, याद है? फिर से हम रिकॉल करेंगे इन सब चीजों को। यस, रेडी हो गया है आपका स्टुअर्ट पावर, या तो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू या एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब देखते हैं कैसे ब्लड क्लोटिंग होगी आगे वाली। यस स्टूडेंट, 10 के एक्टिवेशन के बाद में मैंने क्या बोला था? जब ब्लड क्लोटिंग होती है फाइब्रोनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, लेकिन ये काम कौन करेगा? थ्रोम्बिन। अब आप किसको एक्टिवेट करोगे? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। एक बार पॉइंट बी नोटेड, जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर यूज आ रहे हैं? चलो देखो। यस बोलिए। एक तो कैल्शियम 10, और यहां पे देखना 10 तो है, और यहां पे तुम नोटिस करो 5, और 5 को आप क्या बोल रहे थे? वो कुछ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, नहीं 5 को लेबाइल फैक्टर, जो काम क्या करता था? थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन। कैल्शियम 10 और 5 यही है, राइट। और इसको आप बोल रहे हो थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये पूरा सही बोल रही हूं? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया आपका थ्रोम्बिन में 10, 5 कैल्शियम के रोल से। यहां तक क्लियर? थ्रोम्बिन क्या काम करेगा वो समझिए। थ्रोम्बिन क्या क्या काम करेगा? थ्रोम्बिन चाहता है कि मैं बना रहा हूं, और फैक्टर 5 इसको बना रहा है। जब ये खुद बन जाएगा फिर ये इसके एक्सप्रेशन को और एनहांस करेगा, इसका एक्टिवेशन और करवाएगा। क्लियर? थ्रोम्बिन का एक वर्क। सेकंड, थ्रोम्बिन 13 को भी एक्टिवेटेड कराओ। 13 क्या करता था? क्लोट को स्टेबल करता था। और थ्रोम्बिन का मेन वर्क फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करना? फिब्रिन में, राइट। तो 3 वर्क किए थ्रोम्बिन ने। मेन वर्क फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, फर्स्ट मेन वर्क। सेकंड वर्क जो इसको बना रहा है
उसको एनहांस करना, फैक्टर 5 को एनहांस कर रहा है, राइट, और एक 13 को। तुमको समझ में आया ब्लड क्लोटिंग? होप सो समझ में आ गई होगी। अगेन चलो बनवाइए मुझसे। यस स्टूडेंट बोलिए। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक। यस स्टूडेंट, क्या था? प्री कैलिकरिन कन्वर्ट हुई कैलिकरिन में, और कैलिकरिन क्या कर रही है? 12 को, 12 किस में हो गया? एक्टिवेटेड फॉर्म में, राइट। 12 एक्टिवेट, 12 ने किसको किया? 11 को, 11 ने किसको किया? 9 को, और कैल्शियम का भी रोल चल रहा है। 9 8 के साथ में, अब 8 को एक्टिवेटेड करके 10 क्या हो गया? एक्टिवेटेड। 10 का जब एक्टिवेशन हो गया, बताइए स्टूडेंट, प्रोथ्रोम्बिन मतलब सेकंड को, प्रोथ्रोम्बिन को, लेकिन केवल 10 ही नहीं कर सकता ये काम, साथ में कौन चाहिए? 5 प्लस कैल्शियम 4, 4 को आप कैल्शियम, किस क्या कन्वर्ट हो गया? प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या कर रहा है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट। ये तो एक्सट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक देखो, सॉरी ये इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में जहां पे टिश्यू इंजरी हुई, क्या रिलीज हुआ? टिश्यू फैक्टर, जिसको आपने बोला थर्ड ने किसको एक्टिवेटेड किया? 7 को, 7 ने कैल्शियम के साथ में मिलकर 10 को। क्लियर? तो ये तो हो गई कॉमन थिंग, और ये इंट्रिंसिक की और ये एक्सट्रिंसिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके वर्ड आया था प्री कैलिकरिन, कैलिक्रिन, प्री कैलिक्रिन कहां? लीवर, राइट। किनिनोजन प्री कैलिकरिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैलिकरिन, और किसको एक्टिवेट करेंगे? ये 12 को, 12 11 को, फिर 9, फिर 8। आया होगा समझ में? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सब कंट्रोल में आए। 13 स्टेबलाइजेशन, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड वाला, 5 वाला लेबाइल फैक्टर, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर में 3 फैक्टर्स आपने ऐड करे, कौन कौन से वाले? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करने के लिए 10, 5 और कैल्शियम। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। यस, थ्रोम्बिन का रोल, एक सेकंड, कॉमन पाथवे में 10 का एक्टिवेशन कराया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फैक्टर 13 का स्टेबलाइजेशन। ओके, थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है और एम्पलीफाई करता है फ्लोटिंग को। यहां तक क्लियर? फिब्रिन का फॉर्मेशन हुआ, फिब्रिन एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रैप करेगा आरबीसी को और प्लेटलेट्स को, और फॉर्म करेगा एक स्टेबल क्लोट। ये आपको समझ में आएगा? आप स्टेप्स पढ़ रहे थे ब्लड क्लोटिंग के, तो ब्लड क्लोटिंग के का फोर्थ स्टेप अब आप देख रहे हो, क्लोट का। अभी तो केवल ब्लड क्लोटिंग हुई है, अब उस प्लेस पर आप चाहते हो हीलिंग हो, तो हीलिंग, उस बाउंड प्लेस पर हीलिंग के लिए क्लोट का क्या करना होगा? रिट्रैक्शन, क्योंकि क्लोट होने के बाद आप देखते हो ना, स्किन, वहां की जो बाउंड प्लेस की स्किन फ्यूज होकर उसको पूरी रिपेयर करती है, तो वहां पर क्लोट का रिट्रैक्शन होने से प्लेटलेट का पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्लोट श्रिंक हुआ, और बाउंड वाले जो एजेस है उसकी होगी क्लोज। नाउ नेक्स्ट, फाइब्रिनोलाइसिस, इसको देखो। इससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक समझाना चाहूंगी। स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, प्लाज्मा वर्सेस सीरम, इसकी मेरी बात हो रही है। प्लाज्मा को बोल रहे हो आप ब्लड प्लस, ब्लड प्लाज्मा का मतलब ब्लड में कौन से वाले फैक्टर? क्लोटिंग फैक्टर, राइट। और सीरम में अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, तो जो प्लाज्मा बचता है उसको आप क्या बोलते हो? सीरम। और देखिए, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में फिब्रिनोजन है। एक सेकंड स्टूडेंट, ये देखिए आप एक टेबल, यस, ये क्वेश्चन एक बार आस्क हुआ था। जब क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग होती है, तो ब्लड क्लोटिंग में आपने किस किस को कंज्यूम किया? फर्स्ट को, ब्लड क्लोटिंग में, क्योंकि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट यूज हुआ, सेकंड यूज हुआ।
5 भी यूज हुआ है और 8 भी यूज हुआ है, राइट। जो कंज्यूम नहीं हो पाते, जो सीरम में मिलते हैं, 7 लर्न करना पड़ेगा, 7 9 not consumed remain in serum, 7 9 10 11 12। सही है ये लिस्ट। सीरम में आपको फिप्रिनोजन दिखेगा? नो, क्योंकि वो तो क्या हो जाता है, कंज्यूम। ये आपको जो राइट डाउन नहीं है उसको राइट डाउन करना है। ब्लड क्लोटिंग में जो फैक्टर्स कंज्यूम होते हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, 5 और 8। जो कंज्यूम नहीं रहते, जो रिमेन है आपके सीरम में, दैट इज दिस। जैसे कि ब्लड आपने आइसोलेट किया, ब्लड आइसोलेट करने के बाद में आपने कुछ क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड की क्लोटिंग करवाई, और क्लोटिंग, जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, उस क्लोट को निकालने के बाद जो पार्ट बचा उसको आप बोलते हो सीरम। तुम समझ गए होंगे। सीरम बनाने के लिए क्या करोगे आप? ब्लड की क्लोटिंग करा लो, क्लोट करा, क्लोट को हटा दो, और जो पार्ट बचा उसको आप बोलोगे सीरम। अब सीरम में आपको कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर दिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, 7 9 10 11 12, ये आपको लर्न करना है। क्या कैल्शियम का तो मिल भी सकता, कैल्शियम तो मिलेगा, कैल्शियम का तो वो तो केवल एक एक्टिवेटर के जैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमको दिखा था, सीरम का सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा की जैसे, राइट। क्या नहीं मिलता सीरम में? फिर से मेरे को बताओ वाली, अभी जो आपने सीरम में कौन से फैक्टर जो कंज्यूम्ड हो गए थे? फर्स्ट कंज्यूम हो गया था, सेकंड कंज्यूम हो गया था, 8 8 और 5th ये कंज्यूम हो गए थे, हो गए थे। इसका मतलब ये सब सीरम में नहीं है। अब ये क्या बोला, सीरम में प्लाज्मा की जैसी चीज होती है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता सीरम में? एल्बुमिन मिलेगा, सही है। स्ट्रेट पावर फैक्टर को आप क्या बोल रहे थे? 10। एंटी हिमोफिलिक को बोल रहे थे आप 8, और हैगमैन फैक्टर 12। अब बताइए, 8 तो क्या हो गया है, कंज्यूम। 8 कंज्यूम हो गया है तो आपको सीरम में नहीं मिलेगा। ये रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। प्लाज्मा और सीरम का सेम कंपोजिशन है, बस आपको सीरम में कौन कौन से फैक्टर नहीं दिखेंगे, तो आपको लर्न करना है फर्स्ट, सेकंड, फैक्टर 8, 5, ये लर्न करना पड़ेगा। 5 और 3 8, 5 और 3। अब देखो अपने अपने वो करना, कंफ्यूज तो होना मत। 5 1 2 8 देख लियो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैनिफेस्टेशन। फैक्टर 5 को आप क्या बोल रहे थे और किसकी वजह से क्या होगा? हीमोफीलिया बी, एक का हीमोफीलिया ए, वो टेबल है कि इसमें? हीमोफीलिया ए डिजीज कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है? 8 लर्न करना होगा। और 8 को आप बोले थे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। हीमोफीलिया बी 9, 9 का नेम बता सकते हो? क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या बोलते हैं? अनवांटेड क्लोटिंग, अगर हमारी ब्लड में इंटरनल क्लोटिंग होगी तो उसको आप क्या बोलते हो? थ्रोम्बोसिस। कौन सी मेडिसिन लोगे थ्रोम्बोसिस को रिमूव करने के लिए? एस्पिरिन, राइट। और क्वेश्चन आपका ये था। हैगमैन ट्रेट, हैगमैन मतलब 12, फर्स्ट को मेरे को डी देना है, रिसेंट पूछा गया है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, हीमोफीलिया बी 8, हीमोफीलिया बी 9, 8 ए था, 8 था। तो यहां पर बताइए किसको किसके साथ में मैच करोगे? हैगमैन को इसके साथ में। नेक्स्ट, सी थर्ड। अब ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, 5 को आप क्या दोगे? देखो बनाओ केमिस्ट्री, सी की थर्ड के साथ में, सी थर्ड इसमें भी है, सी थर्ड इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन आपने हटा दिए। नाउ डी का फर्स्ट, इसको ये हट गया,
डी का फर्स्ट। ऐसे दो इंफॉर्मेशन से भी हम कर सकते थे, लेकिन आप ये वाली इंफॉर्मेशन भी लो, ए के साथ में फोर्थ, मतलब फैक्टर 5 नहीं होगा तो कौन सी वाली डिजीज होगी? पैरा हीमोफीलिया। ये भी मेंशन कर लो, पैरा हीमोफीलिया किसकी डेफिशिएंसी से? फैक्टर 5 की। और फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से होगा, फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से हाइपोकन्वर्टेमिया। हाइपोकन्वर्टेमिया फैक्टर 7 किस में यूज आता था? एक्सट्रिंसिक पाथवे में, राइट? हाइपोकन्वर्टेमिया डिजीज। ओहो, फोन आ रखे बच्चों, मेरे को पीटीएम में जाना है। चलो नेक्स्ट, ये वाली बात ये आप कर लेना। ये क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट रखे हैं, कौन सा वाला? Which one of the following of the statement is correct with reference the role of thrombin hemostasis? बताइए कौन कौन सा रोल चल रहा है कन्वर्जन फिब्रिनोजन का? फिब्रिन में होता है। ए सही है। एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 का जो स्टेबलाइज करता है, ए सही है, बी सही है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 विच प्रमोट प्लाज्मिन एक्टिवेशन। एक और चीज मैं तुमको बताऊंगी, ये प्लाज्मिन और प्लाज्मिनोजन की अनहेंसमेंट ऑफ प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है तो आपको कौन कौन सा चाहिए? ए, बी, डी। अब मैं तुमको ये बताती हूँ कि प्लाज्मिन क्या करता है, क्या होता है प्लाज्मिन, ये और नहीं किया। व्हाट इज फिब्रिनोलाइसिस? क्लोटिंग हुई थी, सेकेंडरी क्लोटिंग, और सेकेंडरी क्लोटिंग में आपने देखा था रोल क्लोटिंग फैक्टर्स का, और बन गया था एक क्लोट। ठीक है, क्लोट बनने के बाद में ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जहां पर क्लोट हुआ वहां की स्किन, वहां की जो ये एजेस दोनों फ्यूज हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि ये क्लोट है इसका रिमूवल, और क्लोट बना है फाइब्रिन के कारण। ठीक है, फाइब्रिन का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर था, आपने किसको किसमें कन्वर्ट किया था? फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया था? फिब्रिन में, और फिब्रिन के कारण यहाँ पर एक क्लोट बन गया था। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, क्लोटिंग हो गई है, तो हम चाहते हैं कि इन स्किन का जो एजेस वाली स्किन है उसकी ज्वाइनिंग हो, उसके लिए जरूरी है इस क्लोट का, इस फिब्रिन का रिमूवल। और फिब्रिन का रिमूवल उसको आप बोल रहे हो फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिन का रिमूवल करने के लिए वी नीड प्लाज्मिन, हमको चाहिए प्लाज्मिन। प्लाज्मिन डिसॉल्व करेगा फिब्रिन को, फिब्रिन का करेगा ब्रेक डाउन। अब हमको समझना है कि ये प्लाज्मिन, इसका सोर्स क्या होता है? प्लाज्मिन का सोर्स है, प्लाज्मिन बनता है प्लाज्मिनोजन, और प्लाज्मिनोजन बनाता है लीवर। ठीक है, लीवर सिंथेसाइज करेगा प्लाज्मिनोजन, और प्लाज्मिनोजन इन फैक्टर्स के द्वारा, कौन से वाले फैक्टर्स के द्वारा? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज की मदद से प्लाज्मिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन का फंक्शन क्या बता रही हूं मैं? फिब्रिन का ब्रेकडाउन। तो ये जरूरी है कि प्लाज्मिन का सिंथेसिस और फिब्रिन का ब्रेकडाउन हो। तो आपने बोला जो क्लोट का ब्रेकडाउन उसको फिब्रिनोलाइसिस बोल रहे हो, प्लाज्मिन डिसॉल्व करता है फिब्रिन को, प्रिवेंट करता है एक्सेस क्लोटिंग को। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके सारे स्टेप्स हो गए हैं ब्लड क्लोटिंग के। ओके, नाउ इन सब प्रोसेस में आपने क्लोटिंग फैक्टर्स देखा था, और क्लोटिंग फैक्टर्स को नीड होती है विटामिन के की। कौन से वाले क्लोटिंग फैक्टर्स को विटामिन के की नीड है? तो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज सेकंड, सेकंड मतलब प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को 7, 9 और 10, ये आपको रिमेंबर या लर्न करना होगा। विटामिन के का रोल मैं आपको समझा रही हूँ जो इन फैक्टर्स के लिए जरूरी है। असेंशियल है विटामिन के क्लोटिंग के लिए। अगर डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली ये कोज करेगी ब्लीडिंग। नाउ कैल्शियम का रोल आपने देखा था, कैल्शियम को आप बोल रहे थे क्लोटिंग फैक्टर 4 रिक्वायर्ड है, ये बहुत मैनी स्टेप्स में, और असेंशियल है ये क्लोटिंग के लिए। क्लोटिंग फैक्टर के सोर्स जो आपने क्लोटिंग फैक्टर 12 क्लोटिंग फैक्टर पढ़े थे, उनका जो सोर्स है, मोस्ट ऑफ जो क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है लीवर, इसलिए जब लीवर डिजीज होती है तो कौन सा वाला प्रोसेस इफेक्ट होगा? क्लोटिंग